अखिल स्वामी जी आपके पास, आपसे समझता हूं क्या कुछ आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है पिछले 3 दिनों से। हालांकि 10 दिन हो गए, 10 दिन में से ये 3 दिन जो है वो अडानी के लिए बिल्कुल नाइटमेयर से कम नहीं है। और वैसे में जो अब हो रहा है, जो होने जा रहा है, उस पर आपकी निगाहें भी टिकी होंगी एक अर्थशास्त्री होने के नाते भी। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो सब्जेक्ट आपने लिया है वो टेक्निकल है, तो मैं टेक्निकल शब्दों का उपयोग करूंगा और कोशिश करूंगा सरल शब्दों का उपयोग करूं जिससे कि श्रोता और दर्शकों को बात मैं पहुंचा पाऊं। देखिए वास्तविकता में कभी भी कोई कंपनी जब शुरू होती है तो उसके बाद 2 स्रोत होते हैं पैसा इकट्ठा करने के, एक अंश पूंजी और एक ऋण, इक्विटी और डेट। या तो अपना पैसा लगाए या मार्केट से लोन ले। अब स्थिति यह हो गई है कि अडानी ग्रुप का भविष्य कितना अंधकार में है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर शेयर प्राइसेस 40% गिर जाएं, इसका मतलब यह है कि अंश पूंजी उठाने की अडानी ग्रुप जब भी कोशिश करेगा आगे आने वाले समय में, तो शेयर मार्केट से पैसा उठाना उसके लिए इसलिए असंभव हो जाएगा कि इक्विटी मार्केट के जो मेंबर्स हैं या जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनका विश्वास इस घटना के बाद खत्म हो गया है। दूसरा स्रोत अडानी ग्रुप के पास है कि वो लोन से पैसा उठाए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाए। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाने की संभावना इसलिए कम हो गई है कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट 10% क्रैश कर गए हैं। अगर यह कहा जा रहा है कि 40% केवल एक्सपोजर जो है इंडियन बैंक्स का है और बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है, और फॉरेन बॉन्ड्स जो विदेश में बॉन्ड्स इशू किए गए हैं उससे पैसा उठाया गया है, अगर वहां बॉन्ड की कीमत 10% गिर जाएगी, इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी और नेशनल मार्केट में भी डेट से पैसा उठाने की संभावना अडानी ग्रुप की एक प्रकार से खत्म हो गई है। तो ना आप इक्विटी से पैसा उठा पाएंगे, ना आप डेट से पैसा उठा पाएंगे। तो जो भी आप ये सरकारी कंपनियां खरीद रहे थे, और दूसरी बार राजीव जी एक और देखिए, ये जो 20,000 करोड़ उठाया जा रहा था, इसका एक बहुत बड़ा भाग डेट के रिपेमेंट के लिए यूज करना था। इसका मतलब ये जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे थे, 20,000 करोड़ में से एक बड़ा भाग लोन का रिपेमेंट होता, क्योंकि लोन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और इक्विटी में डिविडेंड देना आपकी कोई बाध्यता नहीं होती है। तो ये पैसा आप नहीं उठा पाए, इसका मतलब जो आपने लोन उठाए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट बदस्तूर आपको देने पड़ेंगे, और जो एक कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन करने की बात आप सोच रहे थे वो अब संभव नहीं है। अब आइए तीसरी बात पर। आपने कहा कि आरबीआई, और मैंने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे सुना है, देखा है कि आरबीआई बैंकों से पूछ रही है कि आपका कितना एक्सपोजर है। अरे बैलेंस शीट में यह डिस्क्लोज होता है, बैलेंस शीट में यह डिस्क्लोज होता है कि किस किस बैंक का कितना लोन आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें आरबीआई को पूछने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब क्या जो बैलेंस शीट सबमिटेड हैं आरओसी के अंदर और स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, वो क्या फर्जी हैं? क्योंकि अगर कोई भी आदमी, एक नादान आदमी बैलेंस शीट को पकड़ ले तो उसको पता चल जाएगा किस बैंक का कितना एक्सपोजर है। तो इस पर आरबीआई के पूछने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात एक और मैं जताना चाहता हूं कि आपने कहा कि उन्होंने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वापस ले लिया, आरएचपी वापस ले लिया। देखिए, जहां तक मुझे कानून का पता है, जब तक मैं मर्चेंट बैंकिंग में इन्वॉल्व था, एक बार सेबी में जब आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सबमिट कर देते हैं, सेबी में आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब वो आरओसी में फाइल हो जाता है, आरओसी में फाइल होने के बाद उसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा ही इसलिए जाता है। पहले प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग नहीं होते थे, आरएचपी नहीं होते थे, क्योंकि आरओसी प्रोस्पेक्टस फाइल हो जाता है, उसमें एक शब्द भी नहीं बदला जा सकता, जहां तक मुझे कानून का अपने समय का पता है। अगर आरएचपी में एक भी शब्द नहीं चेंज किया जा सकता, तो आरओसी में सबमिट होने के बाद अगर आरएचपी को आप कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो फर्जी हैं। क्योंकि एक बार दस्तावेज आपने लगाकर अगर जनता से पैसा उठा लिया तो अमानत में खयानत की बात आ गई, आपने पैसा वापस कर दिया, इसका मुद्दा नहीं है। आपका मकसद क्या था? अगर आपने गलत सूचना देके जनता से पैसा ले लिया, इसका माने आपकी मंशा जनता को धोखा देने की थी। अब आइए आप बात की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। देखिए, आपको याद होगा सत्यम का केस, रामलिंगा राजू का केस, और उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ था। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू को बचाने के लिए और विदेश में अपनी साख को बचाने के लिए टेक महिंद्रा ने उस कंपनी को टेक ओवर किया था, और उसमें किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं डूबा था। लेकिन आज की तारीख में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी डेट डूब रहा है, इक्विटी में भी पैसा 40% हो जा रहा है,
हिंदुस्तान के इन्वेस्टर और बैंक और एलआईसी का पैसा भी 40% टूट रहा है। इसका मतलब यह है कि न केवल भारतीय संस्थान और अंश पूंजी धारक बल्कि विदेश के अंश पूंजी धारक और लोन देने वालों का भी भरोसा टूट रहा है, और यह भरोसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी टूट रहा है और देश की अर्थव्यवस्था और यहां के नियामक से भी टूट रहा है। इसका मतलब यह है कि इस समय प्रश्न घेरे में अडानी नहीं है, इस समय प्रश्न के घेरे में सेबी है, इस समय आरओसी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, ईडी है। कि अगर इतना बड़ा घटना हुई, अगर देखिए एक और चीज मैं बताऊं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला होता है। अगर मैं मान सकता हूं कि हिंडनबर्ग का भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो शॉर्ट सेलर है और वो चाहता है कि शेयर मार्केट गिरे, जब मार्केट गिरेगा तो उसको फायदा होगा, ये वो चाहता है। और क्योंकि उसने रिपोर्ट पब्लिश की है कि जिससे कि मार्केट गिरे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज उस पर प्रूव हो सकता है। और अगर गलत स्रोतों से पैसा अडानी ग्रुप ने उठाया है, अपनी शेल कंपनीज के माध्यम से पैसा उठाया है, और सेबी का नियम राजीव जी एक और है कि 25% से नीचे और 75% से ऊपर प्रमोटर अपना शेयर नहीं रख सकते, क्योंकि फ्री फ्लोट शेयर्स होने चाहिए छोटे निवेशकों के पास। अगर शेल कंपनीज के माध्यम से छोटे निवेशकों का नाम लेके पैसा लगाया गया है, इसका मतलब यह है फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स को कम रखकर मार्केट का मैनिपुलेशन हुआ है। तो या तो बहुत भयंकर रूप से हिंडनबर्ग दोषी है या बहुत भयंकर रूप से अडानी दोषी है, दोनों में से एक दोषी है, और एक ना एक के ऊपर बहुत बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्ज लगते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि भारत सरकार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को, सेबी को और ईडी को यह निर्णय लेना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसकी तरफ से है और दोषी कौन है। अगर हिंडनबर्ग दोषी है तो उसके खिलाफ केस हो, वो जेल जाए, और अडानी अगर दोषी है तो अडानी भी दोषी है तो वो जेल जाएं। प्रश्न यह है कि देश के जो पैसा लगाने वाले, सेबी का जो बनाया गया था उसके पहले कंट्रोलर और कैपिटल इश्यूज था 1991 तक। सेबी का मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना। अगर छोटे निवेशकों का 10,000 भी डूबता है तो सेबी का कर्तव्य है कि वो उस निवेशक की रक्षा करने के लिए जांच बैठाए, 15 दिन के अंदर या तो हिंडनबर्ग को चार्ज करे, उसको जेल भेजे, या अडानी जी को चार्ज भेजे, जैसे छोटे निवेशकों का और विदेशी निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के इंस्टीट्यूशन पे और भारत की इक्विटी मार्केट से भरोसा राजीव जी न उठे। जी जी बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि 10 दिन हो गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए और अभी तक अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने क्या कुछ किया है? गौतम अडानी साहब ने उसके ऊपर क्यों केस नहीं किया, हिंडनबर्ग के ऊपर? ये सवाल तो उठता है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं मयंक सक्सेना जी आपके पास। क्या कुछ आप समझते हैं, क्या